नमस्कार। हमारे साथ बातचीत के लिए फिरोज बख्त अहमद साहब मौजूद हैं, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर और भारतीय जनता पार्टी की सोच से आप इत्तेफाक रखने वाले या संघ के करीबी इन दिनों आप माने जाते हैं। संघ के लिए काम करने के लिए आप जाने पहचाने जाते हैं। फिरोज बख्त साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद 22 फरवरी 1958 को इस दायरे पानी से कूच कर गए। देश के पहले प्रधानमंत्री, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, और जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि देश में आज जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो कोई भी हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, इस तरह के जो भी संस्थान है, साहित्य कला अकादमी हो या दूसरे इदारे हो, वो सब मौलाना अबुल कलाम आजाद की दूरअंदेशी और उन्हीं की देन का नतीजा है। 72-75 वर्षों में भारत ने इस दिशा में कोई और एड ऑन करने का काम नहीं किया है। जहां थे 75 साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना आजाद ने जो लकीर खींच दी थी, आज भी हम उसी लकीर पर आगे बढ़ रहे हैं। फिरोज बख्त साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया वतन समाचार का मोहम्मद अहमद साहब। आप बड़े जज्बे के साथ मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। कल मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी 22 फरवरी को मौलाना आजाद की 64वीं बरसी है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जितने बड़े नेता थे, उतना ही बड़े तरीके से उनको भुलाने का प्रयास हो रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है फिरोज साहब? हाँ, थोड़ा सा एक तस्दीह कर दूं। शुरू में जब आपने इंट्रोडक्शन दिया तो आपने गालिबन आपने ये कहा, अगर मुझे सही याद पड़ता है, कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले शिक्षा शिक्षा मंत्री मंत्री, थे। माफ कीजिएगा, शिक्षा हाँ, मंत्री। कोई मसला नहीं है, कोई लेकिन मसला नहीं है, सब ठीक। प्रधानमंत्री की दावेदारी में तो शामिल थे मौलाना, अगर इस्तीफा ना देते 46 में। हाँ, मौलाना आजाद का दावा था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो कि जगह उनको नहीं दी गई। ठीक है। नहीं, आप डिप्टी हालांकि प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को खंगालें फिरोज साहब, तो ये कांग्रेस का बाइलॉज था कि जो कांग्रेस का सदर होगा वही प्रधानमंत्री होगा। और 46 तक मौलाना आजाद प्रधानमंत्री उस ओहदे पर, सदर के ओहदे पर फाइज थे। आपका जो पॉइंट है इस बात का सबूत देता है कि आपने जो हिंदुस्तान की तकसीम हिंद की जो रुदाद है, जो उसकी हिस्ट्री है, उसको अच्छे से आपने जो है अच्छे से खंगाला है, रिसर्च की है। मैं आपको एक बार फिर इसके लिए खिराज पेश करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान का वजीर आजम वही मतलब तस्लीम किया जाता कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता। मौलाना आजाद को 3 मरतबा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, और आखिरी मरतबा जब वो 1946 के अवाइल में प्रेसिडेंट थे, तो ना जाने किन बातों की बुनियाद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको हटा के खुद आ गए। और गांधी जी से उनकी बहुत ज्यादा कुर्बत थी, क्योंकि अगर वो मौलाना आजाद ही वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते, तो चूंकि एक कांग्रेस का उसूल है, सिस्टम है, तो वो शायद पहले वजीर आजम बन सकते थे। लेकिन मसला यह है कि ये तो चीज देखिए, इफ्स एंड बट्स में हिस्ट्री नहीं लिखी जाती। जो होना था वो हुआ। लेकिन आपने एक सवाल किया कि मौलाना आजाद को गालिबन वो मकाम नहीं दिया गया जो उनकी किस्मत था। ऐसा है, देखिए, मैं छोटा सा वाकया बताता हूँ। मैं मौलाना आजाद की जो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, उनका जो यौम पैदाइश था, वो पड़ा था। मौलाना की जो अल्लाह आपका भला करे, पैदाइश थी 88 थी, 1888, 11 नवंबर 1888। उनके 125 साल अ, पूरे होते थे 11 नवंबर 2013 में। 2013 में जब उनकी 125वीं सालगिरह थी, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था फंक्शन। किसी ने याद नहीं किया। उस वक्त कांग्रेस पावर में थी, जब उसने याद नहीं किया तो अपोजिशन उसे मतलब इस मौके को कैसे मतलब भुनाती है क्या। तो लेकिन मजे की बात ये थी, स्ट्रेंज चीज ये थी मोहम्मद अहमद साहब, कि अगले साल 2014 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं बरसी थी 2014 में। क्योंकि मौलाना आजाद से वो एक साल छोटे थे। 1889 उनका जो है बर्थ ईयर है। उसकी उसकी सेलिब्रेशन या उसका इंतजाम मौलाना आजाद के 125वें बर्थ एनिवर्सरी से पहले से शुरू हो गया। मौलाना आजाद को याद नहीं किया गया। मुझे अभी भी याद है
कि मैंने कांग्रेस के कई नेताओं को फ़ोन किया और गालिबन जगदीश टाइटलर आ गए थे शाम को, कुछ वहाँ पे चिरागा हुआ था, उसके बाद चले गए थे। हाँ, मैंने एक काम ज़रूर किया था। मैंने मीनाक्षी लेखी को फ़ोन किया था। मीनाक्षी लेखी के दोनों बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं मॉडर्न स्कूल में। तो मैंने उनसे कहा, भई ये कांग्रेस ने तो उनको भुला दिया है, और उस वक़्त ये भी था कि सरदार पटेल को भी कांग्रेस भुला गई, एक ही खानदान कांग्रेस याद रखती है। तो मीनाक्षी लेखी ने, उस वक़्त वो एमपी थीं, या ज़िम्मेदार थीं बीजेपी पार्टी की, तो एमपी नहीं थीं। उन्होंने मोदी जी को, हाँ, वकील थीं वो और प्रवक्ता थीं भाजपा की। उन्होंने मोदी जी को फ़ोन किया, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी। तो उन्होंने किसी कॉलेज में फिर ये इसका बखान किया। उन्होंने कहा, बड़े अफ़सोस की बात है कि कांग्रेस अपने जो उनके रोल मॉडल्स हैं, जैसे सरदार पटेल हैं, मौलाना आज़ाद, उनको भी भूल गई है। और उन्होंने बाकायदा साहब, मौलाना आज़ाद को मौलाना आजाद हों या सरदार पटेल हों, श्रद्धांजलि वो पेश की थी। कांग्रेस के रोल मॉडल नहीं है, वो देश के रोल मॉडल हैं, वो किसी पार्टी के रोल मॉडल नहीं है। उनकी सीमाएं पार्टियों से बहुत ऊपर हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको भुला दिया था तो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या दूसरे दल जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का जोर शोर से बखान करते हैं, उनको तो कम से कम याद करना चाहिए। 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने भी मौलाना आजाद के नाम पे क्या किया, आप बताइए ना। हाँ, देखिए ऐसा है, आपके आपके जज़्बे को मैं समझ सकता हूँ, और ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो दूसरी पार्टीज़ को, बल्कि मौलाना आज़ाद तो पूरे मुल्क के थे। मौलाना आज़ाद सिर्फ़ कांग्रेस के नहीं थे या मुसलमानों के नहीं थे, वो तो पूरी जो हिंदुस्तानी बिरादरी है उसके थे। और ये बात मैं भी कहता हूँ कि मौलाना आज़ाद को उनका हक़ नहीं मिला। मौलाना आज़ाद साल में सिर्फ़ 2 बार याद किए जाते हैं, और वो भी अपनी एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी पे। तो और एक और अफ़सोस की बात ये है, जिस जो प्रेज़ेंटली जो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा आखिरी, मैं उस पे ले जाना चाहूँगा आपको मोहम्मद अहमद साहब। पिछले 2-3 साल से मौलाना आज़ाद का जो मज़ार है, वहाँ पे आईसीसीआर जो है, बाकायदा एक एक रिचुअल हुआ करता था, रिचुअल ही कहूँगा उसको मैं, एक तकरीब होती थी। उसमें बच्चे आके जो है सिपारा पढ़ते थे और उनकी रूह को तस्कीन पहुँचाने के लिए दुआ देते थे, दुआए मग़फ़िरत करते थे। वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे, कुछ दरसो-तदरीस होती थी, तकारीर का सिलसिला होता था। वो 2-3 साल से बिल्कुल रुका हुआ है, और होता ये है कि आईसीसीआर के अरकान वहाँ आते हैं, 8 साढ़े 8 सवा 8 के बीच में, और कुछ चादर सी फूलों की फैला के वहाँ चले जाते हैं। किसी को पता ही नहीं कि ये मौलाना आज़ाद का यौम पैदाइश कब है और उनकी डेथ एनिवर्सरी कब है। तो मौलाना आज़ाद को मैं समझता हूँ, उनको डंप कर दिया गया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो हिंदू-मुस्लिम एकता है पूरे समाज में, जो भी है, जितनी भी है, वो मौलाना आज़ाद की वजह से है, क्योंकि मौलाना आज़ाद के नज़दीक मुल्क की आज़ादी से ज़्यादा हिंदू-मुस्लिम एकता उनके दिल के ज़्यादा करीब थी। और ये तो सबने पढ़ा है, मैं फिर भी दोहरा देता हूँ, एक अच्छी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है कि मौल हिंदू-मुस्लिम एकता के ताल्लुक से मौलाना ने कहा कि अगर एक फरिश्ता मेरे पास आता है और मुझसे ये पूछता है कि आपको हिंदुस्तान की आज़ादी ज़्यादा अज़ीज़ है या आपको हिंदू-मुस्लिम एकता? तो मौलाना ने कहा कि मैं उससे यही कहूँगा कि मुझे हिंदू-मुस्लिम एकता हिंदुस्तान की आज़ादी से ज़्यादा जो है अज़ीज़ है, क्योंकि जब हिंदू-मुस्लिम एक हो जाएँगे, आज़ादी तो मिल ही जाएगी। तो ये जो उनका सबक है, ये आपने सही फरमाया, ये उनका जो लेकिन सबक था, लेकिन उसको लेकिन उस फिरोज साहब, अब उस सबक को भी फरामोश किया जा रहा है। हिजाब और बुर्के पर भी पाबंदी लगाने का प्रयास हो रहा है या इस तरह की बातें हो रही हैं। मौलाना आजाद का वो देश जो गंगा जमुनी तहजीब का मरकज हुआ करता था, आज आपको नहीं लगता है कि उस देश को कोई नजर बद लग गई है, और हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, और हमारा कभी जो एक बेंचमार्क हुआ करता था यूरोप और अमेरिका में, हमने अपना पाकिस्तान अपना बेंचमार्क बना लिया, एक भूखा नंगा देश। देखिए, आप बड़े एनलाइटेंड इंटरव्यूअर हैं, लेकिन यहाँ मैं आपका जो भी सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है। आपने आपने ज़िक्र किया हिजाब का, पर्दे का ज़िक्र किया, आपने उसको मौलाना आज़ाद से जोड़ा। तो मैं समझता हूँ आपके कहने का मकसद ये है कि अगर मौलाना आज़ाद को उनका वो हक नहीं दिया गया,
चाहे वो किसी ने भी नहीं दिया हो, कांग्रेस ने नहीं दिया हो, मौजूदा सरकार ने नहीं दिया हो, आपकी बात जायज़ है। उसको हिजाब से मैं जोड़ना मैं सही नहीं समझता। देखिए क्या है, हिजाब को ख्वाह-मख्वाह में एक अज़ाब बना दिया गया। हिजाब कुछ ऐसा मुद्दा था नहीं, ठीक है? और हिजाब में थोड़ा-सा मैं वक़्त लूँगा, अ, मुझे 2 मिनट लगेंगे इस बात को पूरा करने में। हिजाब देखिए असल में क्या है, बड़ी बहसें चली इस पे, पिछले 1 महीने से बहस चल रही है, बल्कि 1.5 महीना हो गया। हिजाब मेरे नज़दीक आँख का हिजाब है, रूह का हिजाब है, अंदर का हिजाब है, किरदार का हिजाब है। कोई बच्ची अगर बुर्का पहन लेती है, लेकिन अंदर का हिजाब नहीं है, तो बुर्के का कोई फ़ायदा नहीं। कोई बच्ची हिजाब वो इस्तेमाल कर लेती है, रूह का ठीक है, हिजाब नहीं अंदर है, का तो हिजाब मेरी नहीं, बात बुर्का पूरी हो पहन जाए, लेते। ये एक तो हिजाब ये है। कपड़े का हिजाब जो है, कपड़े के हिजाब से ज़्यादा मैं कपड़े के हिजाब के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ आपको, पहले रूह रूह का हिजाब हो और वो हिजाब मर्दों का भी होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि सड़क पे जा रहे हैं और मर्दों की नेचर होती है ख़वातीन को जो है देखना, ताकना या घूरना, तो अगर एक बार नज़र पड़ जाए, तो इस्लाम ये कहता है दोबारा मत देखो। ये बात बिल्कुल सही है और इस पे हमें अमल करना चाहिए। रही बात हिजाब की, तो हिजाब के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इस्लाम ने ये भी कहा है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस्लाम कहता है हमें उसकी वफ़ादारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। गद्दारी कौन कर रहा और है, गद्दारी कौन कर सुनिए, रहा है मैं फिरोज बात साहब? को पूरा कर लूँ। देखिए, हिजाब का मसला बड़ा संजीदा मसला है, सेंसिटिव मसला है। मैं बात पूरी कर लूँ, आप बाद में मुझे जो मर्ज़ी आप यू कैन इन फैक्ट यू नो थ्रो एनी काइंड्स ऑफ बुलेट्स एट मी, मैं सारी आपके गोले-बारूद फेस करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं कोई थोड़ी-सी बात बुलेट पूरी नहीं कर कर रहा लें। हूँ, जस्ट आई एम नहीं, नहीं। आस्किंग टू यू सम क्वेश्चंस अबाउट हिजाब एंड अबाउट द एथिक्स ऑफ द आवर कंट्री। जी, थोड़ा मैं समझ मैं नहीं पाया। मैं कोई काउंटर आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क की अखलाकियात को जिंदा करना हाँ, चाहता हाँ। हूँ कि भारत की हाँ, परंपरा बिल्कुल, रही है, बिल्कुल। एथिक्स, मैं एथिकल उसी पे इश्यूज बात कर बात रहा हूँ कर रहा हूँ मैं आपसे। उसी पे बात कर रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र है कानून भी है, सब कुछ हमारे साथ है, हमारा मुआशरा हमारे साथ है, कानून भी हमारे साथ है, कानून की जो दफ़ात हैं, आर्टिकल 14 से 29-30 तक, वो भी हमारे साथ हैं। यहाँ देखिए मसला क्या हो गया, हिजाब पे कोई बैन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये बात पूरी दुनिया में जाएगी। आपका जो चैनल है, वो हिंदुस्तान में भी देखा जाता है, कनाडा में भी देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी और मिडल ईस्ट में भी, स्वीडन में भी देखते हैं, देखने वाले चहारदांगे आलम में जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके चैनल से कोई ऐसी बात जाए जो गैर ज़िम्मेदाराना हो। मैं बवांगे दहल ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने या कर्नाटक की सरकार ने हिजाब के ऊपर बैन लगाया है, बिल्कुल गलत है। वो बच्चियाँ स्कूल के कंपाउंड तक हिजाब पहन सकती हैं, क्लासरूम के गेट तक हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन जब एक रूल बना दिया, यूनिफ़ॉर्म का एक कोड बना दिया कि भई ठीक है, हिजाब पहनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब क्लास में आप बैठें, उसका उसका मसला ये हुआ था कि उसमें तरह-तरह के उस क्लासरूम में चीज़ें होने लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सारी चीज़ें, क्रॉस भी बंद कर दिया, हिजाब भी बंद कर दिया। तो देखिए, सेक्युलर नेशन है, हमारा जो मुल्क है, इसमें जो तालीमी हमारे इदारे हैं, वो सारे सेक्युलर हैं। और रही बात अगर हमें मज़हबी तालीम के लिए, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे मदारिस भी मौजूद हैं, यहाँ पे शिव निकेतन निकेतन भी मौजूद है, आपने कि जहाँ पे आपने सब कहा कुछ कि होता है। हमारा एक तो डेमोक्रेटिक तो मैं नहीं सेटअप है, समझता कि उस डेमोक्रेटिक। कॉलेज में बच्चियों को मतलब उनके पेरेंट्स ये ज़ोर डाल रहे हैं कि आप हिजाब पहन के जाओ, नो मतलब नो हिजाब नो किताब। ये एक तरह से नारा बच्चियों को वर्गला रहे हैं। हमारी बच्चियाँ बड़ी ब्राइट और ब्रिलियंट हैं, अच्छा, मैं आपको बच्चियों बताऊँ। को वर्गला रहे हैं, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं बच्चियों को वर्गला रहे हैं, लेकिन जायरा वसीम वो एक कह रहे हैं दंगल। उनसे हिजाब नहीं हिजाब पहन के जाने दे तो जाओ। नहीं देखो, नहीं, मैंने फिर कहा आपसे। जायरा वसीम एक दंगल गर्ल, उसको कौन वर्गला हाँ, सकता है? मलाला, जो नोबेल प्राइज है तालिबानियों से लड़ते हुए शहादत के कगार पे पहुंच करके लौटी है, एक नई जिंदगी जी रही है, उसको कौन वर्गला सकता है फिरोज साहब? आप ये कह ऐसा है। करके अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। क्या आप ये कह नहीं, सकते नहीं, हैं कि मैं स्वामी अरे सर, विवेकानंद के भारत में, मैं गांधी और विवेकानंद के भारत में 100 लोग घेर करके एक बच्चे को जय श्री राम का नारा लगाएंगे? देखिए, ये जय श्री राम के नारे की तो बहस है नहीं, ठीक है? यहाँ कोई किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकता, ठीक है? जो अगर कोई फ़ोर्स करता है, तो ताज़ीरात हिंद के खिलाफ वो काम करता है, वो तो चलिए हम बहस का मुद्दे पे मुद्दा आते हैं है फिरोज नहीं। साहब, ये बताइए कि
पिछले 7 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने मौलाना आजाद के लिए क्या किया? आप कह रहे हैं सिपारा, मौलाना आजाद की शख्सियत सिपारे से ऊपर है, वो मुफस्सिर कुरान है, उनके मज़ार पे आप सूरह फातिहा जा करके पढ़ने से, अगर उनके नाम पे एक बड़ा सेटअप अगर आप तैयार करेंगे तो उससे उनको ज्यादा फायदा होगा। एक मिनट, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। ये तो मतलब लाइव हो रहा था, बीच में डिस्टर्ब हो गया, कॉल आ गई। जी, आप मुझसे सवाल दोबारा कर सकते हैं अहमद भाई। मैं ये कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार ने पिछले 7 सालों में मौलाना आजाद के लिए क्या किया? मौलाना आजाद की मज़ार पे सूरह फातिहा मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ऊपर है कि उनके लिए बड़े इदारे कायम किए जाते हैं, उनकी हिंदू मुस्लिम एकता का कोई एक ऐसा प्रांगण बनाया जाता, कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाती जो मौलाना आजाद के मंसूब की जाती। ये मौलाना आजाद के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिपारा तो कोई भी पढ़ लेगा, सिपारा मौलाना आजाद तो मुफस्सिर कुरान थे। मेरे ख्याल से उनकी ये शख्सियत उससे ऊपर है कि उनकी कब्र पे जाके सिपारा पढ़ा जाए। देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है। मौलाना आजाद के नाम में मैंने, जो हमारी जिस यूनिवर्सिटी में मैं चांसलर था, उस यूनिवर्सिटी में मैंने एक हुकूमत को बाकायदा लिख के दिया है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को लिख के दिया है, प्राइम मिनिस्टर को, कि यहाँ पर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के अंदर इसके कैंपस में अच्छी खासी जगह है, यहाँ पे एक मौलाना आजाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रोग्रेसिव स्टडीज बनाया जाए। इसकी मतलब इसके लिए रजामंदी हो चुकी है, और इसकी दाखवेल कब डाली जाएगी ये मेरे ख्याल से ये इलेक्शन के बाद हमें पता चलेगा। तो इस बात के लिए तो हुकूमत तैयार है, और बाकी और भी चीजें हैं। देखिए, ऐसा है, इल्जाम तलाशी करना बहुत आसान है, लेकिन सही मानों में जो आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किस तरीके से मौलाना आजाद की दिल आजारी की गई कांग्रेस में जिस वक्त पार्टीशन हो रहा था। कांग्रेस ने जो किया उसको उसकी सजा मिल चुकी है। वी आर इन प्रेजेंट, हम आज की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो करेगा वो भोगेगा। हमारे वालिद एक कहावत कहते हैं कि अत्याचार करे धन हुए 20, 25 और 30, तहस नास हुए फिर नाती पूत सहित। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं इस पे आ रहा हूँ कि आज क्या हो रहा है मौलाना आजाद के लिए। सिपारा पढ़ दिया जाए, काम खत्म हो गया। जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बन रही है, वैसे ही आप स्टेच्यू ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन सकती थी। मत बनाइए स्टेच्यू। मैं कहता हूँ मौलाना आजाद के नाम पे कोई एक ऐसा काम कर दीजिए, यूनिवर्सिटी बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए, बहुत सारे एक एम्स बना दीजिए फॉर ऑल करके, कुछ हिंदू मुस्लिम यूनिटी करके। देखिए देखिए ऐसा है, मैं अपनी जानिब से जो मेरी तजवीज़ात थी, 2 तजवीज़ें थी इसमें। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, मौलाना आज़ाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रोग्रेसिव स्टडीज़, और उसका जो वो जो सेंटर है वो मानू के अंदर, ठीक है? कब इसकी तामीर शुरू हो ये वक़्त बताएगा, पहली चीज़। दूसरा, मैंने एक प्रपोज़ल ये दिया है कि जो हर ज़बान की जो 5वीं से लेकर के जो लिटरेचर की 11वीं तक की, 12वीं तक की किताबें होती हैं, उनमें एक चैप्टर मौलाना आज़ाद की इंटरफ़ेथ हार्मनी, इंटरफ़ेथ कॉन्कॉर्ड, जिस तरह से उन्होंने पुल बनाए थे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में, एक चैप्टर उसपे होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि जब तक कांग्रेस का राज रहा, इन्होंने गांधी जी के ऊपर चैप्टर्स दिए, ठीक है, ग्रेट थे गांधी जी। नेहरू के ऊपर चैप्टर दिए, बकौल कांग्रेस के वो बिल्डर ऑफ द नेशन थे, लेकिन बाकी उन्होंने सबको नदारत किया। उसमें मौलाना आज़ाद भी उस वो मतलब गेहूँ की में जैसे घुन पिसता है, वो भी पीसे गए। तो मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग इस कोशिश में हैं कि मौलाना आज़ाद की जो तालीमात हैं, उनको रिवाइव किया जाए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि मौलाना आज़ाद को उनका हक नहीं दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने उसका खमियाज़ा भुगत लिया, ठीक है? लिहाज़ा हम इस सरकार से भी कहते हैं कि मौलाना आज़ाद, जैसे गांधी को भी मानती है सरकार, वज़ीर-ए-आज़म मोदी गांधी जी को पसंद करते हैं, ठीक है? सरदार पटेल को भी मानते हैं, आपके सामने उनकी वर्ल्ड का जो है टॉलेस्ट स्टैच्यू उन्होंने बना दिया। और मैंने अपनी एक किताब, उर्दू की किताब मैंने उनको पेश की थी, तो उस किताब को जब मैंने उनको पेश किया, तो उन्होंने ये कहा कि मौलाना आज़ाद तो मेरे दिल में है, और गालिबन जो ये नारा इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिया है, वो कहीं न कहीं गुबार खातिर में ये चीज़ आती है, जैसे सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कुछ इस तरह की चीज मौलाना आजाद ने गुबारे खातिर में उर्दू में लिखी है। तो मुझे पता नहीं किसी ने तर्जुमा दिया हो या बताया हो, तो मौलाना आजाद को पसंद करते हैं। और मेरा ख्याल ये है, जिंदा सोहबत यार सलामत, कि जिंदगी रही तो कुछ ना कुछ कोशिश करके मौलाना आजाद के नाम नाम में आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करा देंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमको जो बताया गया, इतिहासकारों ने जो बताया कि जी जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया, भारत का पहला वजीर तालीम बनाया गया, तो उस जी वक्त जी संघ के नेताओं ने बड़ा जश्न मनाया था। लेकिन आजादी के 40-45 सालों बाद, क्योंकि संघ को ऐसा लग रहा था कि शायद मौलाना आजाद को होम मिनिस्ट्री न मिल जाए, डिफेंस मिनिस्ट्री न मिल जाए, या कोई और बड़ा पोर्टफोलियो न मिल जाए, फॉरेन अफेयर्स न मिल जाए, लेकिन संघ हाँ के नेताओं ने बाद में रियलाइज किया सन 70 के जी बाद कि मौलाना आजाद को जो एजुकेशन मिला था उस वक्त उनका जश्न बहुत गलत था, और मौलाना आजाद ने जो लकीरें खींच दी हैं उसको मिटाना अब नामुमकिन जी। सा अमल है। ऐसा है, सुनिए, आपकी आवाज असल में डिस्टरबेंस होता है। कॉल कोई आ गई बीच में, या तो मेरी आवाज नहीं मिलेगी या आपकी नहीं मिलेगी। मैं माइक को दोबारा देख, अ, आप थोड़ा सा ऊंची आवाज में सवाल कर लीजिए अहमद भाई। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है फिरोज आ साहब गई आवाज? जी जी। कि संघ के नेताओं के बारे में इतिहासकार ये बताते हैं कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई या उन्होंने चूज की, तो उस वक्त संघ ने काफी जश्न मनाया था कि चलिए कम से कम मौलाना आजाद ने फॉरेन नहीं लिया, या होम नहीं लिया, या डिफेंस नहीं लिया, जो एक बड़ी पॉलिसी में हिस्सा बन सकते थे। लेकिन 70 के बाद संघ को ये रियलाइज हुआ कि मौलाना आजाद के उस पर जो उन्होंने जश्न मनाया था उनका वो जश्न गलत था। शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना आजाद ने जो लकीरें खींच दी हैं, अब उसको मिटाना असंभव सा है, और शायद इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसको कुछ मलियामेट करने का प्रयास हो रहा है, ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, तालीम पे आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है। हिंदुस्तान का जो ब्लूप्रिंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो मौलाना आजाद का दिया हुआ है तालीम का। और जो हिंदुस्तान इतना आगे पहुंचा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, इतिहासकारियां पैदा हुए, राइटर्स, लॉयर्स, जजेस, और मतलब कोई भी फील्ड ले लीजिए, ये बहुत बड़ा फील्ड है। तो ये वही जो ब्लूप्रिंट है मौलाना आजाद का तालीम का, उसी ब्लूप्रिंट पे चल के हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। और इन काबिल लोगों ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम किया है। देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट इसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि तरक्की का ब्लूप्रिंट है। ठीक है। संघ में देखिए, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ये कहना कि संघ के लोगों ने मौलाना आजाद को डिफाई किया या उनको पसंद नहीं किया, जैसे आपने कहा कि भाई वो सोच रहे थे कि चलो इनको होम मिनिस्ट्री नहीं दिया या कुछ ऐसी अहम मिनिस्ट्री नहीं दी या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, ये सबसे अहम मिनिस्ट्री थी। और मौलाना आजाद ने फॉरेन मिनिस्ट्री को मना कर दिया था, होम मिनिस्ट्री को मना कर दिया था। कोई ना कोई उनके जहन में बात थी कि जिसकी वजह से उन्होंने तालीम को तरजीह दी। और हिंदुस्तान जो आज ये विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कल हिंदुस्तान तो तकरीबन विश्व गुरु है, कल को विश्व गुरु बनता है, तो मैं उसमें संघ से भी कहूंगा, बीजेपी सरकार से भी कहूंगा कि उसमें मौलाना आजाद का भी कंट्रीब्यूशन है और उनका नाम भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलाना आजाद को पसंद नहीं करते। ये भी मैं बबांगे दहल इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक साहब ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये कहा, अरे वो क्या, वो तो अंगूठा टेक थे और वो तो किसी स्कूल, कॉलेज, मदरसे, यूनिवर्सिटी नहीं गए। ये बात बिल्कुल ठीक है। मौलाना आजाद ने अपने वालिद मौलाना खैरुद्दीन से तालीम पाई, और मौलाना खैरुद्दीन के जो दोस्त थे, काबिल लोग थे, फारसी, अरबिक वगैरह के, तुर्की तक उन्होंने जबान सीख ली, अंग्रेजी भी सीख ली उन्होंने, बाद में हिंदी भी सीख ली थी उन्होंने, मैं बताऊं आपको। लेकिन ये कहना कि एक अंगूठा टेक को पहला वजीर तालीम बना दिया, उसके जवाब में कहता हूँ कोई बात नहीं है। जब हिंदुस्तान में काम चाय वाला वजीर आजम बन सकता है, तो ऐसा आदमी भी एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है जो किसी मदरसे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं गया। और एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ लोग, मैंने एक एमपी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कांग्रेस के, उन्होंने कहा मौलाना आजाद ने अल अजहर यूनिवर्सिटी में तालीम पाई। हरगिज नहीं, बिल्कुल गलत है। अल अजहर यूनिवर्सिटी में दौरा किया था उन्होंने, इजिप्ट गए थे, वहां उनको ऑनर दिया गया था, लेकिन तालीम नहीं पाई। तो
मतलब यह है कि लेकिन मौलाना को मानने वाले भी संघ के ही एक साहब, मैं मौलाना आजाद की कोई चीज लेके जा रहा था फोटोकॉपी कराने बीजेपी के ऑफिस में, कहीं मुझे देना था, किसी ने मांगा था एक रेफरेंस मौलाना आजाद के एक आर्टिकल का अंग्रेजी में, तो मैं फोटोकॉपी कराने जा रहा था, तो एक बहुत ही सीनियर कोई संघी थे, उन्होंने मौलाना आजाद का फोटो देखा, कहते अरे ये वो पहचान गए, कहते हैं साहब इनकी तो हम पूजा करते हैं। मैंने कहा भाई क्यों? साहब इनसे बड़ा मतलब वही हिंदू मुस्लिम एकता का। तो कहने का मकसद ये है कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एक छोटी सी फ्रिंज माइनॉरिटी जो इस तरह की बातें करती हैं, जैसे आपने अभी कहा। लेकिन मौलाना आजाद, अब शुरू में आप ही की बात को मैं बड़ा करता हूँ कि मौलाना आजाद कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, सपा बसपा संघ के सबके हैं। उनका कद इन तमाम पॉलिटिकल जो एम्बिट्स हैं उनसे ऊपर है। चलिए ठीक है फिरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मौलाना आजाद की 64वीं बरसी पर हम यही दुआ करते हैं कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी आमीन। उम्मतों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। तो जो हमारे योद्धाओं ने, महानुभावों ने जो मेहनत की है, जो कुर्बानियां दी हैं, लेकिन दुख होता है उन तस्वीरों को देख करके जब गांधी की तस्वीरों पे गोलियां चलाई जाती हैं और हमारी भारत की एकता और अखंडता को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि आज अगर आप फिरोज साहब इस बात को आपको मानना होगा कि दुनिया में अगर हमारे खिलाफ कोई माहौल होता है या कुछ लोग बोलते हैं तो उस हमारी ही कहीं ना कहीं करतूतों का नतीजा होता है। तो कम से कम हमको इस तरह की करतूतों से बचना चाहिए ताकि किसी को हमारे खिलाफ बोलने का मौका न मिले। क्या बेशक। ख्याल? हाँ मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। आपकी सोच बहुत मैं समझता हूँ मानी खेज है और कंस्ट्रक्टिव सोच है। इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे और हिंदुस्तान जो कि बहुत तेजगाम रास्ते से तरक्की के रास्ते पे है, हिंदुस्तान को आप जैसे नौजवानों की जरूरत है। और मैं सोचता हूँ कि जो आपकी बात है बिल्कुल आपने सही फरमाया। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। इन तमाम बातों से हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के एक शेर मुझे याद आ रहा है, छोटा सा मामूली सा शेर है, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। तो हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके हम सब हिंदुस्तानी जो है इंसान बने और अल्लाह की राह पे चलने वाले बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राह पे चलने वाले बने, गुरु नानक की राह पे, जीसस क्राइस्ट की राह पे चलने वाले बने। जो जिसको मानता है उसकी राह पे चले, ठीक है। अगर ऐसा उसने कर लिया तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने पर्सनल मामला घर पे रहेंगे, घर पे हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहेंगे। लेकिन जब हम बाहर आएंगे, सड़कों पे आएंगे, अपने काम पे जाएंगे, तालीम तालीम के लिए जाएंगे या काम या अपने ऑफिसेज में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तब हम हिंदुस्तानी बन के रहेंगे। हमारा हमारी जो मुआशरत है, हमारा जो दीन धर्म ईमान है, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन इसके लिए हम कभी लड़ेंगे नहीं जैसे हम हिजाब के लिए लड़ते हैं, क्योंकि हिजाब हम हिजाब हमारी तहजीब का हिस्सा है। लेकिन अगर कहीं ड्रेस कोड में ये आड़े आ रहा है तो हमें इससे परहेज करना चाहिए। चलिए फिरोज साहब, वैसे ड्रेस कोड में आपको हम बता दें कि केंद्रीय विद्यालय ने ड्रेस कोड में हिजाब को भी इंट्रोड्यूस किया है। ये लोगों को कम मालूम है कि क्योंकि ड्रेस कोड कह करके आप किसी के रिलीजियस सिंबल को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिजाब एक ऐसी चीज है जो एक खूबसूरती की अलामत माना जाता है। बहुत सारी तस्वीरें इन दोनों वायरल भी हो रही हैं। बहरहाल वतन की चाह मुझे एड़ियां चलिए वो रगड़ती है, लंबी मुझे बहस है। यकीन है पानी यहीं से हिजाब में निकलेगा। हिजाब में तो फुटबॉल भी खेल रही हैं बच्चियां सऊदी अरब में या दूसरे कंट्रीज में, नहीं मिडिल नहीं, ईस्ट में, हमारे वो सब हमारे ठीक भारत है। में खेल रही है, हमारे भारत में खेल रही है, हिंदू मुस्लिम भारत में एकता भी का खेल रही है, वो फजील सब दिखा ठीक है। रही है हमारे वो हमारे सब ठीक है, वो खेल रही है, खेलें। और जो कोई कोई संघ संघ का जो वो आपका इंस्टीट्यूशन शेर है उसमें ना, भी अलाउड शौक है से कॉलेज तो में ठीक फिरो है। पार्क में खेलो, जायज है गुब्बारों की तरह छत पे लेकिन झूलो। लेकिन फिर मैं कहूंगा, यानी मेरे ख्याल से आपकी बात को ऊपर रखने के लिए, अगर सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है कर्नाटका में, उडुपी में, कुछ भी, अगर वो ये कहता है कि हिजाब नहीं पहनना है या घूंघट नहीं लगाना है या फिर ये कड़ा नहीं पहनना है, क्रॉस नहीं लगाना है, तो हम चूंकि हम कानून पे चलने वाले हैं, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान हमारा जो है मजहब कहता है, तो मेरे ख्याल से हमें उसकी बात सुननी नहीं, चाहिए। उसी उसी कर्नाटका से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं फिरोज साहब की जहाँ पे लोग अपने धर्म के आधार से पूजा अर्चना भी कर रहे हैं।
स्कूलों में लेकिन मैं आप समझता हिजाब हूँ, नहीं लगा देखिए सकते, तकलीफ तो नहीं होती है लोगों को। मोहम्मद अहमद साहब, मैं समझता हूँ, देखिए मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, मुझे पता नहीं आप इसे लें या नहीं लें। मॉडर्न स्कूल एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्कूल है, आप भी जानते हैं, तालीम याफ्ता नौजवान है आप। उस वो 20 बच्चों को लेते हैं, चूज करते हैं हिंदी और उर्दू मीडियम स्कूलों से, और उनकी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन उनको फ्री में तालीम देती है। एक एक बच्चे पे लाखों का खर्चा होता है। छठी में इम्तिहान होता है, छठी से 12वीं तक उनको लैपटॉप देते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं, ड्रेस यूनिफॉर्म देते हैं। एक बच्ची क्वालिफाई कर गई, वो एक इमाम है सुनहरी मस्जिद करौल बाग की, वो बच्ची उनकी बेटी है, वो क्वालिफाई कर गई, उसको ले लिया, प्रिंसिपल ने इंटरव्यू लिया, खुश हो गई, ये बच्ची तो बहुत तेज है। वो अलग बात है, वो बच्ची अब जो है वहां पे LSR में शायद उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, मुझसे 2 साल पढ़ के गई 11वीं 12वीं में। तो मैं बताना चाहूंगा, जब उसका दाखिला हुआ तो पड़ोस के लोग उनकी जान को आ गए। इमाम साहब कहने लगे, मियां शर्म करो, लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें भी कमर पे जाना है और मैदान हशर में अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तुम्हारी बच्ची स्कर्ट पहन के जाएगी, डूब मरो। ऐसी बातें उनसे कही, बड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची तालीम के लिए जा रही है, अगर स्कर्ट में जाएगी या सलवार कमीज में जैसे भी जाएगी, मैं उसको भेजूंगा। उसको भेजा उन्होंने, और माशाल्लाह से इतनी ज़हीन बच्ची है, अच्छे वकीलों के पर काट दिए उसने, ग्रेजुएशन कर ली, वकालत कर रही है। तो देखिए, ये तो ठीक है आपकी एक बात, एग्जांपल लेकिन मैंने आप आपको किसी दिया है, को हो फोर्स सकता है नहीं आप कर इनसे भी सकते किसी डिसएग्री चीज करें। में। मैं वही कर रहा हूँ, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बस, जिसको जो बस, बस। करना है वो करे। बहुत लेकिन हसीन, अगर कोई अपनी बहुत, आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा देखिए बहुत खूबसूरत आपने बात कही। हमारे मजहब में भी, देखिए बाकी अल्लाह हूँ। पे देखिए, छोड़ हर देना चाहिए। किसी को अपने कब्र का हिसाब सुनिए, देना है, कोई मेरे कब्र का सुनिए, नहीं देगा सुनिए, भरोसा। मेरी बात सुनिए, मैं इसी बात को कह के बात को तमाम करता हूँ। आपने बहुत कायदे की बात करी है। आपने कहा हर एक को अपनी मर्जी करने दीजिए। मैंने इन बच्चियों से भी, जो 6 बच्चियां थीं जिन्होंने कहा नहीं हम ये हिजाब नहीं तो किताब नहीं, मैंने उनसे कहा कि तुम अल्लाह पे छोड़ दो, हिजाब उतार दो, खुदा रहा अपनी क्लासेस मत जो है क्लासेस मत छोड़ो, क्योंकि एक क्लास छोड़ना, 10 मिनट भी एक क्लास में लेट होना नहीं, पढ़ना ठीक है, नुकसान हो जाता है लेकिन बच्चे का। गवर्नमेंट को तो भी तो ये मैंने उनसे समझना कहा, चाहिए सुनिए, कि सुनिए, मेरी बात अगर पूरी हम होने विश्व दीजिए। गुरु बनना देखिए, चाह रहे हैं और देखिए उसकी बात लाइन, काटना अच्छी बात नहीं है। देखिए, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, मेरी बात ना काटिए, मैं आपकी बात, हर बात सुन रहा हूँ। मैंने उन बच्चियों से कहा कि ठीक है, आपको ये फोर्स कर रहे हैं, आप 20 साल से हिजाब पहन रही है, 25 साल से, अभी एकदम से रोक दिया। मैंने कहा, आप दिल पे पत्थर रख के आप क्लास में बगैर हिजाब के जाइए, बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ दीजिए, तालीम मत छोड़िए। उन्होंने क्या किया, हिजाब लगाए रखा, क्लास ही नहीं, तालीम छोड़ दी। मेरे ख्याल से उनकी चॉइस ठीक नहीं थी। अब ये मामला, ना मैं अपने को कहूंगा सही हूँ, ना मोहम्मद अहमद साहब आप कहेंगे अपने को मैं सही हूँ। अल्लाह पे छोड़ दीजिए, मैं और आप दोनों, नहीं नहीं, अल्लाह लेकिन फैसला जो करेगा। जो लोग हमारे सिस्टम को चला रहे हैं उनको इतना शऊर तो होना चाहिए ना कि अगर एक बच्ची अपनी आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, उसमें कोई गलत भी नहीं है, तो उसको आने दें स्कूल। वो लोग नहीं सोच सकते जो हमारे मुल्क के रक्षक हैं, जो सेकुलरिज्म के रक्षक अपने आप को कहते हैं, उनको नहीं, भी तो वो बड़ा बात ठीक होना है, लेकिन चाहिए। अगर वो देखिए, वो अगर यकसानियत भी चाहते हैं कि भाई कोई तिलक ना लगाए, कोई क्रॉस ना पहने, कोई लेकिन चूड़ा चूड़ी इस तरह की चीजें ना उसी पहने, कर्नाटका में एक धर्म मेरे विशेष की मेरे पूजा ख्याल से, अर्चना होती है स्कूल में, वो अभी आपने देखा होगा, कर्नाटका से तस्वीरें आई हैं। आप हिजाब नहीं लगाने दे सकते, लेकिन पूजा अर्चना होगी। प्रॉब्लम यहाँ पर है, आप मत करिए, किसी को मत देखिए, करने दीजिए। देखिए, अगर अगर हिजाब नहीं लगाने दिया जा रहा, तो पूजा अर्चना भी नहीं होनी चाहिए। हो कायदा रही है, कायदा तो ये तस्वीरें कहता है, ऐसी अगर हो आई हैं, रही तस्वीरें ऐसी हो आई रही है हैं। तो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, सरासर गैर कानूनी है मोहम्मद अहमद साहब। ऐसा हो रहा है। हिजाब, अगर हिजाब हिजाब क्लास में अलाउड नहीं, हिजाब पे बैन नहीं है। हाँ, सब जगह हिजाब पहन के जा रही हैं बच्चियां, हाँ क्लास में नहीं। अगर कहीं क्लास में, स्कूल में पूजा अर्चना हुई, या देखिए मैं एक बात और बता दूं, मैंने इमाम साहब की बात बताई, उनकी बच्ची स्कर्ट पहन के जाती थी, और वो बहुत हाई फाई लॉयर बन गई है। मैं उसका नंबर दूंगा आपको, उससे इंटरव्यू कीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे एक चीज और, कि अभी हम देखते थे बचपन में कि हमारे पड़ोस में बहुत मतलब दीनदार लोग, वो चाहते थे उनकी बच्चियों का किसी अंग्रेजी स्कूल में, जो मिशनरी स्कूल होता है, उसमें दाखिला हो जाए। जैसे क्वींस मेरी स्कूल है, प्रेजेंटेशन स्कूल है, पुरानी दिल्ली में 2 स्कूल थे। और वहां पे जो है, जो ड्रेस कोड था उनका, अच्छा ड्रेस कोड ही नहीं, वो फादर्स, जो प्रेयर्स भी, जो प्रेयर वहां पे होती है, आवर फादर हु आर्ट्स इन हेवन, हैलोड बी थाय नेम, वो भी पढ़ती थी। लेकिन
दिल में सारा ईमान, पूरी मुसलमान। तो ये मतलब बहुत छोटी सी चीज हो जाती है कि हम चलिए ठीक है ये फिरोज साहब, पहने। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलिए ये सर, कहेंगे कि वतन की चाह मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह आपको रमा दमा रखे, महफूज रखे, हर बुरी बला से महफूज रखे। आप ये अल्लाह अच्छा काम सबको कर रखे, रहे हैं, अल्लाह हर इंसान इस को काम रखे, को आमीन। करते रहिए। थैंक बहुत बहुत यू, शुक्रिया मोहम्मद अहमद मियाँ, थैंक यू सो बहुत बहुत मच, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।